नमस्कार। आशा करता हूँ आप जहाँ भी हो स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। 6 से 12 तक NCERT ऑल स्टेट्स कोर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका टॉपिक है पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। तो देखिए पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। तो इसके ये 5 पॉइंट है कि पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था उपज में पीएच का महत्व। और तीसरा पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये पहला हमने बताया था कि हमारा जो शरीर है वो 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्यशील है, यानी ये कार्य करता है। और इतने मान से कम हो जाता है तो वो प्राणी है वो जीवित नहीं रह सकता। तो इतने मान में ही जीवित प्राणी है वो जीवित रह सकता है। और इसी में आती है अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इस अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव क्या है। तो इसका पहला दुष्प्रभाव ये है कि जब अम्लीय वर्षा का जल नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है और ऐसे जल में रहने वाले जलीय जीवधारियों का जीवन है वो कठिन हो जाता है। दूसरा, इस अम्लीय वर्षा के लगातार संपर्क में आने से व्यक्ति को चर्म रोग, दाद खाज खुजली, ये चर्म रोग हो जाता है। और तीसरा इसका है कि अम्लीय वर्षा जब संगमरमर पर पड़ती है तो संगमरमर में गड्ढे, उसका रंग है वो काला हो जाता है, गड्ढे पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके 2 दुष्प्रभाव आपको याद रखने हैं। और ये अम्लीय वर्षा के बारे में इसमें से एक प्रश्न बनता है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं और इसके दुष्प्रभाव। और एक नंबर का ये बनता है कि हमारा शरीर कितने पीएच परास के बीच कार्यशील है, कितने, तो 7.0 से लेकर के 7.8 पीएच के बीच कार्यशील है। दूसरा आता है पीएच का उपज में महत्व। दूसरा इसका पॉइंट है पीएच का उपज में महत्व। नंबर 2, पीएच का उपज में महत्व। देखिए उपज में महत्व, अच्छी उपज के लिए एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। अच्छी उपज के लिए एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। अगर किसी स्थान की मिट्टी आवश्यकता होती है, यदि किसी स्थान की मिट्टी में अम्ल की मात्रा अधिक है, अम्ल की मात्रा अधिक है, तो उसमें क्षारीय पदार्थ कैल्शियम ऑक्साइड है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड क्षारीय पदार्थ मिला देते हैं। और अगर किसी खेत में की मिट्टी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, वो क्षार की मात्रा ज़्यादा है, तो उसमें अम्लीय पदार्थ मिला देते हैं। इससे मतलब उपज में पैदावार बढ़ती है। तो अच्छी उपज के लिए एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी में अम्ल की मात्रा अधिक है तो उसमें क्षारीय पदार्थ मिला देते हैं। और यदि क्षार की मात्रा अधिक है तो उसमें अम्लीय पदार्थ मिला देते हैं, तो उसमें
अम्लीय पदार्थ मिला देते हैं। तो ये हो गया पीएच का उपज में महत्व। तो इसमें पीएच का उपज में महत्व तो यही है कि पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी खेत की मिट्टी में अम्ल की मात्रा अधिक है, अम्लता की मात्रा अधिक है, तो उसमें हम क्षारीय पदार्थ मिला देते हैं, और यदि उसमें क्षार की मात्रा अधिक है तो अम्लीय पदार्थ मिला देते हैं। तो इस प्रकार से ये पीएच का दैनिक जीवन में यानी उपज में बहुत महत्व होता है। तीसरा है पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। तीसरा, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। नंबर 3, पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। तो देखो, हमारा उदर है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। हमारा उदर कहते हैं पेट, उदर को कहते हैं मतलब पेट। तो हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, जो उदर को हानि पहुंचाए बिना, जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो देखिए, हमारा जो उदर है वो कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारा जो मतलब उदर है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, और जो उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो ये भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो ये उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है। और हमारा जो उदर है वो भोजन के पाचन में सहायता करता है, तो वो कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अपच होने पर उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जब हमारा खाना पचता नहीं है, अपच हो जाती है, तो हमारे पेट में यानी उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो इसके उपचार हेतु एंटीसिड जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग किया जाता है। तो अपच हो जाती है तो उदर में दर्द होता है, जलन होता है, तो इसका उपचार एंटीसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। यह एंटीसिड अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है, जिससे हमें राहत आराम मिलता है। इसे उदासीन कर देता है। जो मिल्क और मैग्नीशिया एंटीसिड है, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दुर्बल क्षारक होता है। तो
तो ये हो गया पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। तो हमारा जो उदर है वो कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसका क्या कार्य है? ये उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो ये भोजन को पचाने में, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भोजन को पचाने में सहायक होता है। दूसरा इससे बनता है कि अपच होने पर उदर में दर्द होता है, जलन होती है, तो ये इसका उपचार किससे किया जाता है? तो एंटीसिड, जैसे ये दुर्बल क्षारक है इसका उपयोग किया जाता है। ये एंटीसिड क्या करता है? अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। जो मिल्क और मैग्नीशिया एक दुर्बल क्षारक होता है एंटीसिड। तो ये पाचन तंत्र में पीएच का महत्व। अगला आता है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। पीएच परिवर्तन का दंत क्षय। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तो पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, हमारा जो दांतों का जो क्षय प्रारंभ होता है वो 5.5 से कम होने पर, यानी जब दांत मुख का पीएच मान, जब मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, जब मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो दांतों का क्षय प्रारंभ कब होता है? जब हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। और जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट का अंतर है, 5.5 अगर मुख का पीएच मान 5.5 से कम होगा तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा, और यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो जब मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल, दांतों का इनेमल इसको कहते हैं दंत वल्क। दांतों के ऊपर ये चमकीली परत होती है, इसको कहते हैं दंत वल्क। तो दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट, दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट, और इसका ये सूत्र लिखना चाहे तो Ca3PO4 का होल वर्ग, ये है कैल्शियम फॉस्फेट। तो दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, यह जल में नहीं घुलता है, और ये जल में भी नहीं घुलता है। तो ये दांतों का 1 नंबर का ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो एक तो ये बन गया कि जब मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का क्षय प्रारंभ कब होता है? जब मुख का पीएच मान 5.5 से कम होता है। दांतों का इनेमल किस पदार्थ से बना होता है? तो दांतों का जो इनेमल होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट, दांतों का इनेमल किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है और ये जल में नहीं घुलता है। तो ये 1 नंबर का प्रश्न ये पूछ लेते हैं एग्जाम में कि दांतों का इनेमल, या इसको कहते हैं दंत वल्क, किस पदार्थ से बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, ये जल में नहीं घुलता है। तो इसके कारण ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, और इस दंत क्षय को हम कैसे रोक सकते हैं? इस क्षारकीय दंत मंजन के द्वारा, क्षारकीय दंत मंजन, क्षारकीय दंत मंजन के द्वारा पीएच, जो दांतों का जो
मतलब क्षय हो जाता है, तो क्षारकी दंत मंजन के द्वारा इस दांतों के क्षय को, दंत क्षय को रोका जा सकता है। क्षारकी दंत मंजन के द्वारा दंत क्षय को रोका जा सकता है, रोका जा सकता है। तो ये दांतों, जो अपन भोजन करते हैं तो दांतों के अवशिष्ट जो कण होते हैं वो दांतों के अंदर फंस जाते हैं, और ये जो दांतों के अंदर फंस करके और उसमें कीड़ा उत्पन्न कर देते हैं, तो इस प्रकार से ये दंत क्षय हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए हमें सुबह शाम मतलब भोजन करने के बाद हमें क्षारकी दंत मंजन करना चाहिए। तो ये हो गया पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तो ये आपको नोट करना चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। तो जब मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। और दांतों का एनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलता है। क्षारकी दंत मंजन के द्वारा इस दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो इसमें ये 2-3 पॉइंट है, यही इसमें इम्पोर्टेंट है कि मुख का पीएच मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, तो 5.5 से कम। और दूसरा, दांतों का एनेमल किस पदार्थ से बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, जो सबसे कठोर पदार्थ होता है शरीर का और जल में नहीं घुलता है। तो ये पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अगला आता है पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। 1 नंबर तो हो गया। अब है लास्ट नंबर है इसका, पशुओं एवं पौधों द्वारा आत्मरक्षा। पशुओं एवं पौधों द्वारा पीएच के प्रति आत्मरक्षा। पीएच के प्रति आत्मरक्षा। तो पशुओं एवं पौधों द्वारा पीएच के प्रति आत्मरक्षा कैसे? तो पशु में जैसे मधुमक्खी का डंक, जैसे मधुमक्खी का डंक, लाल चींटी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, एक अम्ल यानी मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल छोड़ता है वो? मेथेनोइक अम्ल। इसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। तो ये मधुमक्खी का डंक है, लाल चींटी का डंक है, ये कौन सा अम्ल छोड़ता है? मेथेनोइक अम्ल। इसको कहते हैं फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन होती है। जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो जो मधुमक्खी का डंक है और चींटी का डंक है, ये कौन सा अम्ल छोड़ता है? मेथेनोइक अम्ल। और इस मेथेनोइक अम्ल के कारण ही, और जिस अंग में ये मधुमक्खी ने डंक लगाया है या चींटी ने डंक लगाया मारा है, तो उसके कारण हमें दर्द होता है उस अंग में और जलन होती है। तो इसका उपचार डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा, इसको खाने का सोडा कहते हैं, मीठा सोडा, बेकिंग सोडा NaCO3 बेकिंग सोडा जैसे क्षारक का उपयोग किया जाता है। इससे इसको राहत मिल जाती है, उपयोग किया जाता है। तो जब मधुमक्खी
डंक लगा देती है तो उससे जलन होती है और दर्द होता है। तो इसका उपचार भी डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे क्षारक का उपयोग किया जाता है। दूसरा है पौधों, तो पौधों में आता है नेटल, नेटल पादप एक शाखीय पादप है जो जंगलों में पाया जाता है। तो ये जो नेटल है वो एक पादप है और यह भी मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। इसके बालों में भी डंकनुमा बाल होते हैं, तो इसमें भी कांटेनुमा होते हैं वो भी, तो इसमें यह भी मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। तो जो है और यह भी नेटल भी मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो इसके पत्तीनुमा बाल होते हैं, इसमें पत्तीनुमा बाल होते हैं। इसका उपचार डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। यह पादप भी नेटल के पास उगता है। तो ये भी पादप नेटल के पास ही उगता है। तो ये मेथेनोइक अम्ल है जो मधुमक्खी का डंक है, यानी जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी का डंक, चींटी का डंक, जो लाल चींटी है, चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। ये कौन सा अम्ल छोड़ता है? मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। और नेटल का डंक भी, नेटल भी है वो मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। इसमें पत्तीनुमा बाल होते हैं। इसका उपचार डॉक पौधे की पत्ती रगड़ करके किया जाता है। यह पादप भी नेटल के पास उगता है। तो इसको नोट करना चाहे तो कर सकते हैं कि जो पौधे यानी पशु एवं पौधे पीएच के प्रति कैसे संवेदनशील होते हैं। तो ये पशुओं में हो गया मधुमक्खी का डंक और चींटी का डंक है, वो एक मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है। तो ये भी पेपर में पूछ लेते हैं कि लाल चींटी के डंक है वो कौन सा अम्ल छोड़ता है। तो लाल चींटी के डंक में पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। या दूसरा पूछ लेते हैं नेटल का डंक कौन सा अम्ल छोड़ता है। तो नेटल एक पादप होता है, तो ये भी मेथेनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द होता है और जलन होती है। इसका उपचार किसके किया जाता है? डॉक पौधे की पत्ती रगड़कर। और ये पौधा भी इसी नेटल के पास ही उगता है। ये जंगलों में पाया जाता है। जो नेटल है वो एक शाखी पादप है जो जंगलों में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। तो ये आपको वीडियो समझ में आई होगी ना। इसके बाद अगली जो वीडियो फिर मिलेंगे कल के लिए। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और नई वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।